कोई नहीं है, देख रहे 4-5 बच्चे, कोई ऑनलाइन भी कहाँ है, ये देखो 1 2 3 4 to 5 ओनली ऑनलाइन रहते हैं बस, मैक्सिमम 6। आई डोंट नो वेयर आर ऑल दे। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था सबसे पहले, हाँ इसको कर लेते हैं कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं जो समझाऊंगा। अब आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निकाल सकते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC whose vertices are whose vertices are A -3 0 -3 0, B 5 -2, and C that is -8 5। अब देखो अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन ट्राइंगल पे बेस्ड है, सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें तो ट्राइंगल एसोसिएटेड चीजें नहीं आएंगी। सेंट्रॉइड का वर्टिसेस, सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, जब एक ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल के मीडियंस, जैसे ये मैंने एक मीडियन बनाया AM, दूसरा मीडियन बनाया BN, ठीक है, तीसरा मीडियन बनाया CP। तो ये जो मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो आपका ट्राइंगल है, अब ये मीडियन है तो BM MC के बराबर होगा, NC AN के बराबर होगा, AP PB के बराबर होगा क्योंकि मीडियन है, ठीक है। एक पॉइंट है। दूसरा, अब यहां पे ये दिया हुआ है कि A जो है -3 0 है, B जो है 5 -2 है, और C जो है -8 5 है, ठीक है। मींस दिस वन इज x1 y1, this one is x2 y2, this one is x3 y3। अब देखो अगर हमें सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एंड इट इज गिवन इन आर डी शर्मा बट इट इज नॉट इन योर कोर्स, सेंट्रॉइड इज नॉट इन योर कोर्स, बट जो ऑलरेडी है उससे मैं एसोसिएट करके पढ़ाऊंगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अंडर योर कोर्स, क्योंकि इसमें ट्राइंगल एसोसिएटेड है, सेंट्रॉइड हमें डिस्कस नहीं करना है। दूसरा, जो सेक्शन फॉर्मूला था उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला हमें यूज करना है तो इतना तामझाम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट को समझो, जैसे यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को यूज किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर मुझे सेंट्रॉइड का x चाहिए, पॉइंट को समझो, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5, x3 की वैल्यू कितनी है -8 by 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 -8 by 3, दैट मींस ये हो जाएगा -11 प्लस 5, दैट विल गिव यू -6, दैट मींस -2। तो इस सेंट्रॉइड का x आ गया -2। इन द सेम वे वी कैन गो फॉर y। अगर हमें y निकालना है तो y क्या हो जाएगा इस सेंट्रॉइड का, दैट विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। अगेन आई एम सेइंग सेंट्रॉइड इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। नहीं है बेटा, सेंट्रॉइड नहीं कोर्स में है, ये आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आया है तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। 0 -2 प्लस 5 by 3, तो ये हो जाएगा 5 - 2 दैट इज +3 by 3, दैट मींस 1।
तो y की वैल्यू यहां आ गई 1। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड को निकालते हैं। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड इस तरीके से निकलता है। अब सेकंड पार्ट जो हमें बताना था कि मान लीजिए आपके टीचर ने ये क्वेश्चन दिया, तो अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना हो, हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम ये जान रहे हैं कि ये जो m पॉइंट है ये BC का सेंटर है, मतलब ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है। पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, ये n जो है AC का सेंटर है, मतलब ये CN और AN 1:1 में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह PAB का सेंटर है, मतलब PAB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। पहली चीज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम AM देखें तो यहां पे एक सेकंड थ्योरम है, वो ये कहता है कि ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो मैंने सेंट्रॉइड को O माना हुआ है, तो यहां पे AO इज टू OM क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो। ठीक है, BO इज टू ON क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2:1। ठीक है, CO इज टू OP क्या हो जाएगा, 2:1। यानी सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब अगर हम क्योंकि हमें सिर्फ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर हम AM को कंसिडर करें, बहुत ध्यान से समझना इसको, मैंने AM को कंसिडर किया, एक स्ट्रेट लाइन समझो, और O यहां पे है, मतलब ये AO इज टू OM क्या रेशियो है, 2:1। ठीक है, अब यहां पे A के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 0। M का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ठीक है, तो M का कोऑर्डिनेट हम BC से निकाल सकते हैं, क्योंकि M BC के सेंटर में है। और हम ये जानते हैं जब भी कोई पॉइंट एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम डायरेक्ट x1 x2 यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस -8 क्या देगा, -8/2, ये x की वैल्यू देगा। क्योंकि क्या होता है, जब 1:1 के रेशियो में होता है तो डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट होता है x1 x2/2 होता है। याद आ रहा है सबको? जब एक पॉइंट किसी लाइन को हाफ में डिवाइड करता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x और y यही होता है ना। ठीक है, तो यहां पे m ऐसे आ सकता है, 5 प्लस -8, -8 हो जाएगा बाई 2, और -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3/2। तो ये हमें देगा 5 - 8 -3/2, और ये क्या देगा, 3/2। यही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब m हमारा क्या हो गया, 3/2, और क्या हो गया, सॉरी, -3/2 और 3/2। m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब जब m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब यहां पे रेशियो क्या है, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2:1 दिया हुआ है। x1 की वैल्यू क्या है, -3, x2 की वैल्यू क्या है, -3/2, y1 की वैल्यू क्या है, 0, और y2 की वैल्यू क्या है, 3/2। अब हमें इस O का x चाहिए और y चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि अब जब रेशियो होता है तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये देखो यहां पे सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें दो चीजें करनी पड़ी। सबसे पहले क्या, एक ये जो सेंटर पॉइंट था इसका हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट्स B और C को यूज करके। उसके बाद AM को एज अ लाइन कंसिडर कर रहे हैं, और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1। तो अब ये सपोज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स सी हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये होगा 2, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2, प्लस ये वाला प्लस अब आ गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा m2, m2 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -3, अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -3 -3/3 -6/3 -2 आ गया। देखो x की वैल्यू -2 आ गई। सी दिस, आगे -2। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करना पड़ेगा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है तो ये A B और C को देने की क्या जरूरत है।
पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? इतना ज्यादा तामझाम देने की जरूरत क्या है जब हमें बी और सी को यूज करना है, एम निकालना है, उससे ओ निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सेंट्रॉइड तो वैसे भी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर एक सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना तो इसलिए मैंने करवाया, इसी बहाने हमारा सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज हो गया। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूं, पता है बेटा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम नॉट, क्योंकि मैं भी लाइव भी हूं, रिकॉर्ड भी हो, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द स्कूल, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो स्कूल जो पेपर बनाता था वो पेपर अच्छे हुआ करते थे, बिकॉज मेरे पास शुरू से उस स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन मेरी कजन पढ़ती थी उसमें। तो यही सेंट्रॉइड नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मैंने बताया कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब सेंट्रॉइड तो पता ही नहीं है, x1 x2 प्लस x3/3, ये फॉर्मूला कोर्स ही में नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, ये जुगाड़ है जिसको आप कह सकते हो ऑल्टरनेटिव मेथड कह सकते हो, हालांकि बोर्ड ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन 2, सॉरी सॉरी सॉरी, m1 प्लस m2। अब m1 क्या है, 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3/2 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू है 0 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो 3 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा अपॉन 3, दैट विल गिव यू 1, तो देखो आ गया यहाँ पे 1 सी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट सेंट्रॉइड फॉर्मूला से यूज किया था, ये हमने ऑल्टरनेटिव मेथड यूज किया सेक्शन फॉर्मूला से। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। कर सकते हैं बेटा, लेकिन आएगा ही नहीं, दैट इज नॉट इन योर कोर्स। ट्राइंगल तो है ही नहीं ना, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कैसे आ जाएंगे? ओके, इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा था, हाँ दिस वन। देखो अब इसमें एकदम सिंपल है बेटा, ये जो है ना, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और बनाने के बाद ये भूल जाओ कि इसका कोई सेंटर है, ये बोल रहा है, ये कह रहा है टेक पॉइंट पी ऑन इट, हमने यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया। ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, क्योंकि अगर सेंटर से बना, देखो मैं दोनों चीजें बता दूं, अगर सेंटर नोन है तब हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम सेंटर से इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब इसके ऊपर 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री जब बनाएंगे तो हम ये जानते हैं ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री जब बना देंगे तो ये हमने इसके ऊपर टेंजेंट बना दिया। ये है सेंटर को यूज करके, जो इजी है। सेंटर को ना यूज करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंटर पता ही नहीं, तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कॉर्ड बनाएंगे। मान लो हमने कॉर्ड पी क्यू बना लिया, इक्विडिस्टेंस वाले डिस्टेंस, देखो जब भी कोई ये चलो अभी बताता हूं, पहले सबसे पहले कॉर्ड बनाएंगे, उसके बाद हम कोई भी पॉइंट ले ले कहीं भी सर्किल पे, कॉर्ड के अपोजिट, यहां ले ले, यहां ले ले, कहीं भी, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब आई डोंट नो क्यों दिया है ये, हालांकि दिस इज नॉट एन कोर्स, बट मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये हमने ज्वाइन कर दिया, अब यहां पे ये एंगल बन रहा है पी आर क्यू, ये जो एंगल बन रहा है, यही सेम एंगल आपको यहां पे बनाना है। अब देखो किसी भी एंगल का सेम कैसे बनाते हैं, ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एंगल मैंने बनाया, अब इसी का सेम बनाना है, यहां पे एक लाइन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास से एक रेडियस लेंगे,
क्या हुआ साफे? व्हाट हैपेंड? हेलो? अच्छा, मेरी आवाज चली गई। हेलो? हेलो? यहाँ तो सब सही है। हाँ भाई, आवाज आ रही है? हेलो? ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसके एंगल के बराबर यहां पे एक एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपास को रखते हैं और एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करते हैं। सेम पॉइंट यहां रख के हम क्या करेंगे, सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे हम क्या करेंगे, आर पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस से यहां पे रखेंगे। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आर पे हम अपने कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस से पी पे रख के अब क्या करेंगे, आर्क को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस यहां पे है, हम अपने कंपास को यहां रखेंगे और उसके बाद हम यहां तक डिस्टेंस मेजर करेंगे कंपास से, और उसके बाद यहां पे रखते हुए हम उस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फाइनली हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमने P पे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया विदाउट यूजिंग द सेंटर, एंड दिस इज द थ्योरम कि ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है जो कि सर्कल के बाहर टैंजेंट पे ड्रॉ होता है, दैट इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल, दैट इज वन थ्योरम। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम सेंटर को बिना यूज किए, व्हाई इट्स गेटिंग द इशू इंटरनेट। हेलो? हेलो? हेलो?
हेलो, अब आ रही है आवाज? चलो फिर से बताए क्योंकि छोटा सा ही है। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे यहां पे। उसके बाद इस पॉइंट को P से और Q से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो एंगल पी आर क्यू है, इस एंगल के बराबर हम एक और एंगल बनाएंगे जो क्यू पी समथिंग होगा। ठीक है, अब उस एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, आर पे कंपास के नीडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस को लेते हुए पी पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, मींस यहां पे कंपास के नीडल को रखा जाएगा और उसके बाद यहां तक मेजर करेंगे और सेम रेडियस बिना डिस्टर्ब किए हुए हम कंपास के नीडल को यहां रख के और सेम डिस्टेंस पे आर्क कट करेंगे और उसके बाद फाइनली हम इससे पास करते हुए इसको मिला देंगे और फिर फाइनली इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा जो है APT, ये टैंजेंट हो गया P पे विदाउट यूजिंग द सेंटर। इज दैट क्लियर? जो इस पॉइंट P पे हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक और पॉइंट लेंगे, फिर इस पॉइंट को दोनों कॉर्ड मतलब कॉर्ड के दोनों एंड से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये जो एंगल क्यू आर पी बन रहा है, इस एंगल के इक्विवेलेंट यहां पे एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे कंपास को यहां रखते हुए, कंपास को यहां रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस से नीडल को यहां रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कंपास लेंगे और इस पॉइंट पे रखेंगे, दिस वन, और यहां तक डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेम रेडियस को रखते हुए हम क्या करेंगे कि यहां पे हम अपने कंपास के नीडल को रखेंगे इस जगह पे और फाइनली हम कट करेंगे सेम डिस्टेंस पे और हम इस P को इस आर्क से ज्वाइन कर देंगे और दूसरी तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे। उससे आते हैं, वो थोड़ा सा रखा हुआ है ताकि कभी कभी बोलते वॉइस नहीं आ रही, कभी होता है पिक्चर नहीं आ रही है, ताकि मैं सुनता रहूं। ठीक है, 6 वाले में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट थ्री गिवन पॉइंट्स, दैट इज ए, find the coordinate of the points equidistant three given point। ठीक है, 3 पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B and C। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मान लो एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल O, तो ये A से भी इक्विडिस्टेंट है, B से भी इक्विडिस्टेंट है और C से भी इक्विडिस्टेंट है। तो जब इक्विडिस्टेंट वाले बेटा क्वेश्चन होते हैं तो किसी भी दो डिस्टेंस को हम इक्वल मानते हैं, जैसे AO इज इक्वल टू OC, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप। पॉइंट समझ में आया? हाँ, मीन जैसे मान लो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 1 और ये तो अननोन है, ये एक्स वाई है। फिर उसके बाद B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 -7। हालांकि अगर इसको बात करो तो ये तीन
पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल का पार्ट हो जाएंगे ना, लाइक दिस। अब समझ में आ रहा है? बेसिकली वो सेंट्रॉइड है। ये भी ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है। अब आई डोंट नो क्यों दिया है। इन लोग के उसमें आया, प्री बोर्ड में आया हुआ। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 27 आपने पूछा था। चलो इसको मैं एग्जैक्टली वहीं पे कर देता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। मतलब एक ट्राइंगल ABC है, पहले हमने ये बना लिया, और एक सर्कल साइड BC को टच कर रहा है। जाहिर सी बात है, सर्कल अगर एक साइड को टच कर रहा होगा तो एक पॉइंट पे कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट QRN, मींस ये जो AB है वो Q तक प्रोड्यूस हुई है और AC जो है वो R तक प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो एक सर्किल, हालांकि बहुत बड़ा सर्किल बन जाएगा, वो इस तरीके से टच कर रहा है, लाइक दिस। इट्स नॉट ए सर्किल बट यू कैन अज्यूम इट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि ABC को P पे और AB को जब एक्सटेंड किया गया, सॉरी AB को जब एक्सटेंड किया गया, वेयर इज इरेजर, that is at Q and this is at R, make it for example E and F, ये सिचुएशन है, ठीक है। अ सर्किल इज टचिंग द साइड BC, ट्राइंगल की BC साइड को टच कर रहा है P पे, और AB जो प्रोड्यूस की जा रही है, मतलब एक्सटेंड की जा रही है, और AC जो प्रोड्यूस की जा रही है R तक, तो उस AB प्रोड्यूस्ड और AC प्रोड्यूस्ड पे, मतलब AB और AC जो प्रोड्यूस की गई है उस पे वो सर्किल टच कर रहा है Q और R पे। तो ये हमने कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, ये हमें प्रूफ करना। अब देखो यहां पे ये सर्किल, बस वही चीज है, ठीक है। तो अब B है यहां पे, तो जाहिर सी बात है BP और BQ सेम होगा, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल, तो BP और BQ सेम हो जाएगा। इसी तरह C पॉइंट है, तो CP और CR भी सेम होगा, जो कि यहां पे डिफरेंट नजर आ रहा है बट इट विल बी सेम, ठीक है। तो अगर हमें AQ चाहिए तो AQ क्या हो जाएगा, AB प्लस BQ। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मेनी वेज। जैसे यहां पे BP BQ के बराबर है, ठीक है, CP CR के बराबर है। अब देखो ट्राइंगल ABC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि AB BC प्लस CA, ये करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे ये दिया हुआ है BQ इज इक्वल टू BP, यहां पे क्या दिया हुआ है CP, या फिर ऐसे कर सकते हैं CR इज इक्वल टू CP, ठीक है। हो जाएगा BP प्लस, हाँ। अब देखो अगर हम ऐड करते तो ये हो जाएगा BQ प्लस CR इज इक्वल टू BP प्लस CP, यह आ जाएगा। अब BQ प्लस CR अगर है तो CR की जगह हम CP भी लिख सकते हैं उस पैरामीटर को लाने के लिए। वही मैं कह रहा हूं कि वी हैव डिफरेंट मेथड्स, हम कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट विथ इट, मतलब AQ हमारा है और हमें जाना है दैट इज हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो देखो अब AQ क्या हो जाएगा, AQ विल बी इक्वल टू AB प्लस BQ, ठीक है।
ओके नाउ अब देखो बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू की जगह लिख सकते हैं हम बीपी, बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बीपी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पे एक हिंड्रेंस आ रहा है, अब हमारे पास ए बी आ गया और बीपी आ गया, वी डोंट हैव पीसी एंड एसी, यह हमें नहीं पता, ठीक है, हाउ टू गो विद दैट। तो यहां पे हम अगर फंस रहे हैं तो हमें एडिशन चाहिए। हाँ तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, ये देखो पॉइंट ए इस पूरे सर्कल का एक्सटर्नल है, इसका मतलब ए क्यू विल बी इक्वल टू ए आर। देखो हम कर रहे हैं फंस रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कैसे एक क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू मीन्स ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर है, मीन्स ए बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस सी आर, ठीक है। अब बी क्यू बीपी के बराबर हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी प्लस सीपी, मतलब ये जो ए बी है, पॉइंट को समझो, प्लस बीपी है, वो ए सी प्लस सीपी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो यहां से दिख रहा है, अब ए बी प्लस बीपी अगर हमने यहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा। अब देखो ए बी प्लस बीपी प्लस पी सी प्लस ए सी, अभी मैं समझाऊंगा। हाँ क्योंकि हमें ट्वाइस पे लाना है ना, और ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो ए बी तो चाहिए क्योंकि ए बी प्लस हमें क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए, तो बीपी की जगह हमने क्या लिख दिया, देखो बी क्यू, पीसी और एसी किसके बराबर है, ए बी प्लस बीपी के बराबर है। अब देखो ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए बी प्लस बी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी क्यू, ठीक है। ट्वाइस कॉमन लिया, ये हो गया ए बी प्लस बी क्यू, दैट मीन्स ट्वाइस ए क्यू, अब टू को इधर ले आओगे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या करना था, ये जो हमारा ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्यू और ए आर इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ए क्यू ए आर इक्वल होगा तो ए बी प्लस बी क्यू ए सी प्लस सी आर के इक्वल होगा, यहां से हमने किया ये चीज, ठीक है। उसके बाद रिलेशन लिखा, उसके बाद हमने ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर मतलब वही होगा, तो पेरीमीटर को लिया, पेरीमीटर को जैसे ही लिया हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी को रहने दिया, क्यों, क्योंकि हमें जो चाहिए ए क्यू उसमें ए बी प्लस बी क्यू आ रहा है, इसलिए बीपी ए बी रहने दिया, बीपी की जगह बी क्यू कर दिया क्योंकि हमें ए क्यू चाहिए था, फिर पीसी प्लस एसी को अगेन हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फाइनली हमें क्या चाहिए, ट्वाइस। हाँ बिल्कुल, ये दे सकते हैं, बिल्कुल है, एक्सटर्नल पॉइंट पे है ना। मेन थ्योरम देखो, मेन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहां से, वो तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई थी कि देखो क्या क्या हमारे दिमाग में चल सकता है, मेन यहां से स्टार्टिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ जब भी कोई चीज होता है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करो, मैंने आपको बताया हुआ कुछ ना समझ में आए तो एक तरफ से स्टार्ट कर दो, एक तरफ से स्टार्ट कर दो तो दूसरे एंड पे कन्वर्ट करते चले जाओ दूसरे में। तो यहां पे देखो हमने स्टार्ट किया कहां से, हमने ट्राइंगल पेरीमीटर से स्टार्ट किया, देखो क्वेश्चन में क्या था, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हमने पेरीमीटर से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कन्वर्ट किया, कन्वर्जन के लिए मुझे यहां पे एक रिलेशन चाहिए था, वो यहां पे पुट किया और फाइनली हम उस पे आ गए। स्ट्रैटेजी समझ में आई, वही वाली है जो मैंने आपको सिमिलैरिटी में सिखाई थी। किसका,
नहीं, बेल्ट बेल्ट तो वैसे ही मिल जाएगा, यहाँ पे किसी शॉप पे पूछो। 24, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज दिस इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड द ऑल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। चलो मैं इसको इरेज करके दोबारा, किसी का माइक ऑन है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल, के एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड द ऑल्टीट्यूड, अब देखो बेस को कंपेयर किया जा रहा है किससे, ऑल्टीट्यूड से, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, ऑल्टीट्यूड से, उसको हमने एक्स मान लिया, और बेस क्या है, यानी x प्लस 10, यानी बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड से ज्यादा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ऑल्टीट्यूड को x माना तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 10, तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, तो हम ये जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1200, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, यू विल स्प्लिट इट, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है 10 और x की वैल्यू आ रही है -12, -12 नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशन पॉजिटिव ही रहेगा, तो x की वैल्यू 10 आई, तो x क्या है 10, दैट मींस ऑल्टीट्यूड इज 10, तो बेस क्या हो जाएगा 20। इज दैट क्लियर? 100, कुछ गलती हो गई मुझसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओह सॉरी 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 सॉरी, 120 दिमाग में था, 1200 है ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1200 का क्या हो जाएगा, 10 आना है, यस 40 30, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 30x माइनस 1200, थैंक यू इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 माइनस 30 x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 30 और ये हो गया x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 30 और माइनस 40, तो 30 कंसिडर हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ऑल्टीट्यूड है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो बेस होगा दैट विल बी x प्लस 10, दैट मीन्स 30 प्लस 10, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म, कोई क्वेश्चन है? क्यों नहीं देते बेटा ये लोग, प्री बोर्ड, मैं क्या बोलूं, प्री बोर्ड ले रहे हैं, बोर्ड के पैटर्न पे नहीं ले रहे, तो सबसे क्या कहा जाए, तो ब्लंडर है, बच्चों के साथ विश्वासघात है, सीधा कह रहा हूं मैं कि बच्चों को बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर ही नहीं करना।
नहीं, यू ऑल मस्ट कंप्लेन ना, अपने पेरेंट्स को बोलिए, जाके बात करें, आप लोग जाके बात करें, बात जरूर करना चाहिए। अब सब मिक्स चल रहा है, मैथ साइंस सब, क्योंकि बच्चे ज्यादा है ही नहीं। देखो यहां पे बोल रहा है कि जो आपका स्टॉक है, क्योंकि हम ग्राफ्टिंग जानते हैं। अब ये बताओ, ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा सियोन होता है? हाँ बेटा, यही होगा। बायो में भी हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत जबरदस्त हो। जस्ट फाइंड, मतलब मेरे ताजुब होता है, जस्ट गो एंड सर्च लास्ट 20 ईयर पैटर्न ऑफ सीबीएसई। मतलब ये वो, आई डोंट नो कि वो लोग जाके कुछ देखते भी हैं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आई डोंट मीन्स दे आर, क्या बोलूं मैं भी नहीं कहता कि मैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो एनालाइज करता ही हूं ना। भाई क्या आया, कौन सा क्वेश्चन कब आया था, याद नहीं रहता। हाँ, ये 1996, 2003 और 2020 और 2019। मतलब सर, वाह वाह वाह, एकदम कंप्यूटर है सर। क्या जरूरत है इन सब की? हाँ, ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के पैटर्न। और ड्यूरिंग द सर्च, अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सेलेक्टिव ही तो करवा रहा हूँ, रिवीजन में सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हाँ भाई, चलो ये बताओ, ग्राफ्टिंग है बी ना, 35 का बी। तो अब इसमें जब ग्राफ्टिंग करते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है सियोन। कौन सा स्टॉक है, कौन सा सियोन होता है? ओ, हाँ भाई, जवाब दो, सबका जवाब आना चाहिए। तो कनेक्टेड कितने लोग हैं ये देखिए आप, सिर्फ दो, देख लो। मैं वही सोच रहा हूँ, किसी के डाउट है, बस डाउट क्लियर कर दूं। दे आर नॉट सीरियस। सी दिस, स्टॉक, नाम से ही लग रहा है। स्टॉकिंग कहां करोगे? वेयर यू विल फिक्स द पार्ट। स्टॉक, सियोन। तो ये कह रहा है कि जो स्टॉक है उसके पास 56 क्रोमोसोम्स है, और ये कह रहा है सियोन जो है उसके पास 24 क्रोमोसोम्स है। तो कह रहा है कि ये बताओ, रूट और इसके एग में कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो ये बताओ, रूट स्टॉक का है ना, और रूट में क्या होंगे, सेक्स सेल्स होंगे? नो, दे विल हैव द वेजिटेटिव सेल्स। तो रूट में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 56। लेकिन जो एग बनेगा वो सियोन का बनेगा ना, जो आप ऊपर ये सेगमेंट लगा रहे हो। मान लो ये आप एप्पल का लगा रहे हो या फिर मैंगो का लगा रहे हो, वो जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो फ्रूटिंग होगी, समझ रहे हो, उसमें जो गेमीट्स होंगे, ऑब्वियसली वो सियोन के होंगे। तो सियोन के गेमीट्स में इसके हाफ होंगे, तो इसका मतलब इसके एग में कितने होंगे? दैट विल बी 12 क्रोमोसोम्स। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि रूट वेजिटेटिव सेल है, और आपका सियोन जो है वो भी उसके बाद वेजिटेटिव सेल, लेकिन जो एग बनेगा, यानी कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर में ही आपका एग, और डिपेंड कि वो प्लांट कौन सा है, बाइसेक्सुअल है, मोनोसेक्सुअल है, मोनोशियस है, डाइशियस है, तो वो डिटेल में नहीं जाना, हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। ठीक है।
all involuntary actions include blood pressure, salivation, vomiting, controlled by that part of the brain which is labeled in the diagram, ठीक है, as dash, and this part is known as dash respectively. इन्होंने ए बी सी डी सब दिया हुआ है. अच्छा, मतलब ये कह रहे कि वो पार्ट जो मेंशन्ड है और उसके साथ साथ ये. हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिब्रेशन, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट आपका है कि देखो सी क्या है, सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब सी नहीं है. ठीक है, दूसरा बी एंड मेडुला, बी आपका क्या है, सी दिस. ठीक है, और डी एंड सेरिबेलम, डी एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम खुद डी पार्ट है. अच्छा, बी मेडुला, सी सेरिब्रम, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा. ए एंड हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस शो कर रहा है, बी मेडुला शो कर रहा है, सी सेरिब्रम. हाँ, अब ये समझ में, सी एंड सेरिब्रम रखा है, लिखा है ना ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन हो रहा है. सी सेरिब्रम है ये. ठीक है, तो इसका मतलब जो इनवॉलेंटरी एक्शन है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, अब यहाँ पे सैलिवेशन की बात की, वॉमिटिंग की बात की है, एंड कंट्रोल is diagram as dash and this part is known as dash. हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे वही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ ब्लैंक के अकॉर्डिंग, तो दिस डायग्राम इज एस बी एंड इट इज नोन एज मेडुला रेस्पेक्टिवली. ठीक है, देखिए दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू वन सिंगल पार्ट, क्योंकि अगर हम सेरेब्रम, आप सेरिबेलम हो गया, आपका पैम हो गया, फिर पॉन्स पेरोलाई आपका जो दैट इज रैपिडली, दैट इज पैम पोस्चर मसल टोन, फिर उसके बाद आ गया रेगुलेशन, दैट इज द हाइंड ब्रेन थर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, द मेडुला. मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे मेडुला ही होगा. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि डायग्राम में वो बी मेंशन्ड है और इसका नाम मेडुला है, इस तरह के ऑप्शन दिया हुआ है. और कोई क्वेश्चन है? ये किसका है? अच्छा, the asexual reproduction which is shown in below given diagram also occurs in which of the following. अब यहाँ पे जो दिया हुआ बडिंग दिया हुआ है, तो देखो बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है जिसको हम यीस्ट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है बडिंग आपका हाइड्रा में होता है, मेट्रीडियम में होता है जिसको हम सी एनेमोन कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यीस्ट. हाँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बडिंग होता है. ठीक है, वैसे डिफेक्ट ऑफ आई है नहीं, लेकिन दैट इज व्हाट आपका जो है, देखो अब फार से आ रहा है, देखो यहाँ से कहाँ से रोशनी आ रही है, पहचानने के तरीके में बता रहा हूँ, कहाँ से आ रही है, दूर से, दूर से रोशनी आ रही है, लेकिन वो इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही है. इसका मतलब दूर की चीज सही नहीं दिखेगी, तो दूर की चीज जब सही नहीं दिखेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? यस, ठीक है, मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस से, करीब का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा. तो डायग्राम में इमेज कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से. ठीक है, तो इनफाइनाइट से जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन रेटिना पे नहीं कर रही हैं. तो रेटिना पे जब नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब इमेज ब्लर दिखेगी, तो दूर की चीज ब्लर दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही, दैट इज मायोपिया. ठीक है, यही पहचानने का तरीका. लैक्टिक एसिड, H and H. Let me confirm it. I think this is. Wait a second.
wait a second. H and OH, yes. This one is nahin, OH, lactic acid. HCH3, yes. ठीक है, this one is CH3. This is the lactic acid formula. अब देखो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH भी होता है, अल्कोहलिक और एसिडिक, लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो COH डोमिनेट्स ओवर व्हाट, OH. अब ये आप +2 में पढ़ोगे. फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो प्रॉपर्टी को डोमिनेट करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर. जैसे सिंगल बॉन्ड भी है एक ही मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है. तो नेम देने में, ठीक है, बॉन्ड्स को प्रेफरेंस मिलती है, इसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स को प्रेफरेंसेस मिलती है. ठीक है, तो ये है, दैट इज HCH3, OH एंड COH. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैक्टिक एसिड. उसने बताया तो था, देखो. ये पता है, ये सब जनरल टर्म है बेसिकली. ठीक है, ऑर्थो सेंटर, दैट इज वेयर ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल कट और इंटरसेक्ट ईच अदर. ऑल्टीट्यूड्स, अब देखो, अब वही बात करेंगे, मैंने बताया ना, जैसे मिसाल के तौर पर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो इसका मीडियन है वही इसका ऑल्टीट्यूड हो जाता है. तो यहाँ पे इसका जो ये सेंट्रॉइड है वही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा. मतलब मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड और ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन दैट इज ऑर्थो सेंटर. ठीक है, हाँ.